दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज फिर से उपस्थित हुआ हूं मैं हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर, जहां पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने लिया है जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे, उपयोगी रहेंगे। और इन प्रश्नों को आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और प्रश्नों की प्रकृति हम लोग सीखेंगे कि किस लेवल के प्रश्न हमसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसी लेवल को हम लेकर आए हैं और आप भी इनको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, जहां पर हम इन प्रश्नों को विस्तृत रूप से सरल भाषा में इसका स्पष्टीकरण देखेंगे और इन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे। एक एक विकल्प पर हम लोग चर्चा करेंगे और एक एक विकल्प को हम समझने का प्रयास करेंगे। भले ही यहाँ पर प्रश्न कम होंगे, लेकिन आपको बेहतर प्रश्न मिलेंगे और बेहतर व्याख्या के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ वन लाइनर नहीं है। हम एक एक प्रश्न का स्पष्टीकरण देंगे, जहाँ से आपको एक प्रश्न से 3 से 4 प्रश्न मिनिमम मिलने वाले हैं। तो आप लोग बहुत ही धैर्य के साथ आप लोग बैठेंगे, ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास करेंगे। कॉपी कलम आप साथ लेकर बैठा करिए, ताकि जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं वो आप लोग उन्हें नोट करते रहें, तो आपको काफ़ी लाभ रहेगा। प्रश्नों को पढ़ें, उनका आप लोग जवाब अपने साथ देते रहें और फिर आप उसको टैली करें कि आप कितने प्रश्न कर रहे हैं, तो और भी बेहतर रहेगा सीखने के उद्देश्य से, और आप लोग बेहतर तरीके से सीख भी पाएंगे और निश्चित ही आप लोगों को परीक्षाओं में इनका लाभ दिखाई देगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस वीडियो से, यानी कि हमारे जो वीडियोज़ हैं, यहाँ से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। जहाँ पर हम लोग इस चैनल के माध्यम से लगातार हिंदी गणित का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस करने के लिए और जो है अध्ययन करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स तक यह वीडियो पहुंच सके और हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहले प्रश्न में कहा गया है पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त के रचनाकार हैं। वैसे तो पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के विख्यात रचनाकार हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये हिंदी साहित्य में, लेकिन इन्हीं के नाम पर ये 3 रचनाएं की गई हैं और आपको बताना है कि इन तीनों रचनाओं के रचनाकार कौन हैं। क्या धर्मवीर भारती जी हैं, क्या रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसका आंसर आता होगा, और नहीं आता है तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी साहित्य में कि ये जो पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त जो रचनाएं हैं, इनके रचनाकार आपके जो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ओके, क्लियर। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इनका जन्म 1908 में हुआ था। कहाँ हुआ है तो आप बताएंगे बिहार में हुआ। ठीक है। प्रश्न नंबर 2। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? हमें यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं और हमें बताना है कि अलंकार कौन सा होगा। क्या अनुप्रास अलंकार होगा, क्या उपमा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा होगा, या फिर यमक अलंकार होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न का जवाब आप लोगों ने दे दिया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। अगर हम बात करें अनुप्रास अलंकार की, तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, तो आप जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार में जो है वर्णों की आवृत्ति होती है। क्या होती है? वर्णों की आवृत्ति होती है। क्लियर है? वर्णों की आवृत्ति, यानी कि एक ही वर्ण बार बार जब किसी पंक्ति में आता है तो वहां पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय। ठीक है। दूसरा जो विकल्प दिया है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है? तुलना की जाती है, किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु से तुलना की जाती है, और यहाँ पर जो शब्द आते हैं वाचक शब्द उन्हें कहते हैं। क्या होता? सा, सी, सम और सरिस। तो ये जहां पर शब्द आपको पंक्तियों में मिलेंगे वहां पर हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है जनु, जानो, जनु, जानो, मनु, मानो, मनु, मानो, जनहु। क्या होता है? जनहु, मनहु। ये वाचक शब्द होते हैं, जहां पर आएंगे वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और जो चौथा विकल्प है उसकी बात करें तो यमक अलंकार, जहां पर 2 या 2 से अधिक बार, या 2 से अधिक बार, 2 से अधिक बार एक ही शब्द आए और उसके अर्थ अलग अलग हों, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे
कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए मन या पाए बौराए, या खाए बौराए या पाए बौराए होता है। तो यहाँ पर जो कनक है एक का अर्थ धतूरा, एक का अर्थ क्या होता है, सोना होता है। तो यहाँ पर देखो आप पंक्ति में क्या दिया है, मानो दिया है, तो यानी कि क्या होगा, हमारा विकल्प सी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्या आप लोगों को बेहतर समझ में आया है? उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे बेहतर समझ पाए होंगे। 4 प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ से देखा है, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन बेहतर लग रहा होगा। इसके लिए आप लोग लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, और जो भी भाई बहन नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब करते रहें। आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें आपको मिलेंगी। जो चीज़ें आप लोग पेड में लेते हैं, हम यहाँ पर आप लोग निःशुल्क यहाँ से ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो आप लोग आंसर कीजिए, क्या यह विभत्स रस का है, क्या अद्भुत रस का होगा, रौद्र होगा, या फिर भयानक रस का होगा? अगर आपसे बात की जाए रस, तो रसों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे 9 रस होते हैं। भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है? तो 8 बताई है। ठीक है, क्लियर है। स्थायी भाव 9। अगर संचारी भाव की बात की जाए, क्या संचारी भाव की बात की जाए तो आप बताएंगे कि 33 होते हैं संचारी भाव। ठीक है, 33 संचारी भाव होते हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। जो जुगुप्सा है किस रस का स्थायी भाव है? तो यहाँ पर आप बताएंगे कि जुगुप्सा जो है ये विभत्स रस का स्थायी भाव है। विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। बी दिया है अद्भुत जो है किसका स्थायी भाव है? अद्भुत जो है का स्थायी भाव क्या होगा? तो आप बताएंगे विस्मय या आश्चर्य। क्या होगा? विस्मय। क्या होगा? विस्मय या फिर आश्चर्य हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर, ओके। और तो जो विकल्प सी दिया है रौद्र, और रौद्र का जो स्थायी भाव होगा वो क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। ठीक है, रौद्र का क्रोध हो जाएगा, और भयानक का जो है वो उसका स्थायी भाव भय हो जाएगा। ठीक है, उसका स्थायी भाव भय हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपने इस प्रश्न को भी बेहतर समझ लिया होगा। तो देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। हमें अश्लील शब्द का विलोम बताना है। क्या श्लील होगा, दुश्लील होगा, विश्लील होगा, या फिर कुश्लील होगा? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प ए, बी या सी, डी में कौन सा विकल्प सही होगा? तो आप जानते हैं कि अश्लील का विलोम क्या होगा? तो अश्लील का विलोम श्लील होगा। विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्य सभी जो विकल्प दिए हैं वो गलत दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 6। आशय शब्द का समानार्थी है। हमें बताना है कि जो आशय है इस शब्द का समान अर्थ देने वाला ऐसा कौन सा शब्द है? क्या आहार होगा, क्या आंचल होगा, क्या तात्पर्य होगा, या फिर अपरिहार्य होगा? कौन सा इसका विकल्प सही हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आप जानते होंगे आशय का अर्थ क्या होता है। आशय का मतलब कि आपका कहने का मतलब क्या है, यही तो होता है कि आपका आशय क्या है, यानी कि मतलब क्या है। तो इसके समानार्थी की बात करें तो आशय का मतलब हो जाएगा अभिप्राय। क्या हो जाएगा? अभिप्राय हो जाएगा। ठीक है, अभिप्राय के अलावा अगर हम बात करें तो तात्पर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तात्पर्य होगा, मतलब हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? इसी को हम अर्थ कह देंगे कि क्या आपका अर्थ है। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ? तात्पर्य, यानी कि विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। आहार की बात करें तो आहार का समानार्थी क्या होगा? ये भोजन होता है। ठीक है, और अपरिहार्य का मतलब होता है अनिवार्य। क्या होता है? अनिवार्य होता है। क्लियर है, क्लियर। प्रश्न नंबर 7। समरूपी शब्द पर्यंत और पर्यंक के सही अर्थ का भेद कीजिए। पर्यंत और पर्यंक कौन सा इसका सही अर्थ होगा, ये हमें बताना है कि पर्यंत का अर्थ क्या होता है और पर्यंक का अर्थ क्या होता है। क्या तक और कीचड़ होगा, तक या पलंग होगा, तक या पतन होगा, समग्र या पीड़क हो जाएगा? तो पर्यंत का मतलब होता है जैसे जीवन पर्यंत, यानी कि जीवन तक। ठीक है, तो इसका जो है वो तक होगा। और पर्यंक का मतलब क्या होता है? तो आप बताएंगे कि पर्यंक का जो अर्थ होता है वो हो जाएगा पलंग, यानी कि हमारा जो विकल्प हो जाएगा विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तक और पलंग हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 8। आयुष्मान का स्त्रीलिंग है। हमें जो बताना है आयुष्मान लिखा है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? क्या श्रीमती होगा, क्या आयुष्मती होगा, आयुष्माती होगा, या फिर आयुमती हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए, बी, सी, डी में उम्मीद करता हूँ इसका आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका विकल्प जो होगा, विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आयुष्मती होता है। क्लियर है, ओके। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9।
प्रश्न नंबर 9 में कहा गया है बहु का बहुवचन क्या होगा। बहु जो शब्द है इसका बहुवचन क्या होगा। क्या बधू होगा, क्या बहुएं होगा, बहुएं होगा या फिर बधुएं होगा। यहाँ पर आप मात्रा को इस तरीके से बनाएंगे, बहुएं हो जाएगा। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा, ए बी सी डी में कौन सा विकल्प सही होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका विकल्प जो है सी हो जाएगा, बहुएं। बहु का बहुवचन बहुएं होगा और जो बधू शब्द दिया इसका बहुवचन बधुएं होगा। क्लियर है, बधुएं होगा। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, सर्वनाम के कितने भेद माने जाते हैं। तो आप बताएंगे कि सर्वनाम के कितने भेद माने जाते हैं। क्या 4 होते हैं, क्या 7 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 6 भेद होते हैं। तो आप बताएंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो अगर हम बात करें सर्वनाम के भेदों की बात करें तो हम कहेंगे सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो कुल 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। विकल्प हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 भेद होते हैं। अगर हम भेदों की बात करें कौन कौन से 6 भेद होते हैं, तो ये अगर हम बात करें तो एक को कहते हैं हम लोग पुरुषवाचक। क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे की बात करें अगर तो दूसरे को हम लोग कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। तीसरा अगर हम बात करें तो इसको कहेंगे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथे की बात करें तो चौथे को हम लोग क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। पांचवें की बात करें तो पांचवें को हम लोग क्या कहेंगे, संबंधवाचक। क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कुल 6 भेद होते हैं। अगर कुल सर्वनामों की संख्या पूछी जाए तो आप लोग बताएंगे कि 11 कुल सर्वनाम होते हैं। क्या, कुल 11 सर्वनाम होते हैं जिनके 6 भेद होते हैं। तो विकल्प यहां पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, मीठा अमरूद। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। यह बताना है कि जो मीठा है यह कैसा विशेषण है। क्या परिमाणवाचक विशेषण है, क्या व्यक्तिवाचक विशेषण है, क्या गुणवाचक विशेषण है या फिर संख्यावाचक विशेषण है। किस प्रकार का यह विशेषण है मीठा, तो आप लोग बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन से, परिमाणवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक और संख्यावाचक। क्लियर, 4 आपके विशेषण हो जाए। तो यहाँ पर जो अच्छाई बुराई होता है, ठीक है, गुण दोष किसी चीज के बताने वाले विशेषण को हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। भाई अमरूद का गुण क्या है कि ये मीठा है। ठीक है, परिमाणवाचक की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, माप तौल की बात करेगा। क्या करेगा, माप तौल की बात करेगा। संख्यावाचक में संख्या होगा, क्या होगा, संख्यावाची शब्द दिए होंगे। और व्यक्तिवाचक विशेषण में व्यक्ति यानी कि संज्ञा दिया होगा। ठीक है, वो व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12, बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद सकते हैं। इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है, कौन सी संयुक्त क्रिया है। आपको क्रिया बतानी है कि यहाँ पर कौन सी क्रिया है। क्या आज्ञाबोधक क्रिया है, क्या शक्तिबोधक क्रिया है, क्या अभ्यास बोधक क्रिया है या फिर इच्छा बोधक क्रिया है। कौन सी यहाँ पर क्रिया हो जाएगी, ए बी सी या डी में। तो यहाँ पर जो होगी, बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद सकते हैं। ये जो है बंदरों की ताकत को दर्शा रहे हैं। किसको, ताकत को दर्शा रहे हैं, यानी कि सामर्थ्य को दर्शा रहे हैं। किसको, सामर्थ्य को दर्शा रहे हैं। और सामर्थ्य का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि यह इनकी शक्ति है। ताकत मतलब शक्ति। तो यहाँ पर जो होगा वो क्रिया होगी शक्तिबोधक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, कैसी क्रिया हो जाएगी, तो यहाँ पर शक्तिबोधक क्रिया हो जाएगी। आज्ञा बोधक में कहीं पर क्या होगा, आज्ञा की बात करेगा यानी कि ऑर्डर होगा। और इच्छा बोधक की बात जहाँ पर होगा, जहाँ पर आपसे इच्छा की बात की जाए कि मेरी ऐसी इच्छा है, मैं ऐसी कामना करता हूँ, तो वहाँ पर इच्छा बोधक होगा। और अभ्यास बोधक, जब कोई बात अभ्यास की कर रहा हो तो वहाँ पर अभ्यास बोधक हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13, भूतकाल का कौन सा भेद नहीं है। आपको बताना है कि भूतकाल में कौन सा भेद नहीं है। तो आप बताइए, क्या संभाव्य भविष्यकाल होगा, आसन्न भूतकाल होगा, पूर्ण भूतकाल होगा या फिर अपूर्ण भूतकाल होगा। तो कौन सा यहाँ पर विकल्प हो जाएगा,
तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि जो संभाव्य भविष्य कहा है, संभाव्य भविष्यकाल इसका विकल्प सही होगा। ये किसका है? ये भविष्यकाल का भेद है। किसका? भविष्यकाल का भेद है। अगर भूतकाल के भेदों की बात की जाए, अगर कभी आपसे भूतकाल के भेद पूछे तो आप क्या बताएंगे? भूतकाल के भेद। चलिए सभी चीज़ें स्पष्ट करते हुए चलेंगे कि यहाँ पर तो आपसे पूछा है कौन सा भेद नहीं। अगर आपसे पूछ दिया जाता कि कितने होते हैं तो आप बताएंगे कि भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं सामान्य भूतकाल। क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल। क्लियर है? सामान्य भूतकाल कहते हैं। अगर हम दूसरे की बात करें तो आसन्न भूतकाल, तीसरे की बात करें तो पूर्ण भूतकाल, चौथे की बात करें तो अपूर्ण भूतकाल, पांचवें की बात करें, 3 यहाँ दिए, चौथा मैंने लिख दिया, पांचवें की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। और छठा होगा वो हेतु मद भूतकाल। इसको लिखेंगे हम लोग हेतु मद भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। तो आपके कुल 6 भेद होते हैं भूतकाल के। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हेतु मद भूतकाल, बहुत ज़्यादा इसका जो है उदाहरण पूछा जाता है। आप लोग इनको भी बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये मैं स्पष्ट बता रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं हेतु मद भूतकाल से। क्लियर है? चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से हिंदी समझ पा रहे होंगे और आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बेहतर लग रही होंगी। तो प्रश्न नंबर 14, कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। आपसे पूछा गया है कि कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? क्या कर्ता की प्रधानता होती है, संज्ञा की प्रधानता होती है, क्या कर्म की प्रधानता होती है, या फिर विकल्प डी ना तो कर्ता की और ना ही कर्म की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो अगर हम बात करें इसकी कर्मवाच्य में प्रधानता होती है तो स्पष्ट है कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। अगर अब कर्मवाच्य यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं क्या? कृतवाच्य। क्या कहते हैं? कृतवाच्य। दूसरे को क्या कहेंगे? कर्मवाच्य। दूसरे को हम कहेंगे कर्मवाच्य। और तीसरे को क्या कहेंगे? तो यहाँ पर कहेंगे भाववाच्य कहेंगे। ठीक है, भाववाच्य कहेंगे। यहाँ पर तो आपसे पूछा है कि कर्मवाच्य। अगर पूछे कि कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है तो आप बताएंगे कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। भाववाच्य की बात करें तो भाववाच्य में ना तो कर्म की प्रधानता होती है ना किसकी कर्ता की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर किसकी प्रधानता होती है? यहाँ पर बात करेंगे संज्ञा की प्रधानता होती है। और कौन सी संज्ञा? तो आप बताएंगे कि भाववाचक संज्ञा। क्या? भाववाचक संज्ञा की बात होती है। क्लियर है? तो स्पष्ट है कि आप लोगों ने इसे बेहतर तरीके से समझ लिया होगा और यहाँ से अब प्रश्न गलत नहीं होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 15, किस शब्द में आ उपसर्ग है? बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। किस शब्द में आ उपसर्ग लगा हुआ है? क्या अभिमान में आ लगा है, अनजान में आ लगा है, क्या अभाव में आ लगा है, या फिर अवमान में आ उपसर्ग लगा है? तो यहाँ पर बात करें अगर आपसे कि एक शब्द होता है उपसर्ग, तो उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश होते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले लगाए जाते हैं। दूसरा इसी के साथ होता है क्या? प्रत्यय। आप जानते होंगे प्रत्यय, और प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब हम अभिमान को तोड़ेंगे तो यहाँ पर कैसे? अभिधनमान होगा। क्या होगा? अभिधनमान होगा। मान यहाँ पर मूल शब्द है और इसमें क्या लगा है? उपसर्ग, तो अभि लगा है। अनजान को जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अन उपसर्ग होगा और जान प्रत्यय होगा। क्या होगा? जान प्रत्यय होगा। अभाव को जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर आप उपसर्ग होगा और भाव प्रत्यय होगा, भाव मूल शब्द होगा। अगर इस शब्द को तोड़ेंगे तो अब जो है इसका उपसर्ग होगा तथा मान जो है इसका मूल शब्द होगा। तो कौन सा शब्द है जिसमें आ उपसर्ग लगा है? तो आप कहेंगे विकल्प सी जो है अभाव में आ उपसर्ग लगा हुआ है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 16, किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है? आपको बताना है हार प्रत्यय। प्रत्यय मैंने अभी बताया वे शब्दांश होते हैं, याद रखिएगा। ये हमेशा क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं बच्चा, शब्द नहीं होते हैं भैया। शब्दांश कहेंगे कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के पीछे यानी कि बाद में लगाए जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें हार नहीं लगा है? क्या सृजनहार में लगा है, मिलनसार, राखनहार या पालनहार? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर क्या निकल रहा है? सार निकल रहा है, यानी कि मिलन इसमें मूल शब्द है और प्रत्यय लगा है सार। तो यही हमारा विकल्प हो जाएगा कि मिलनसार में जो है हार प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 17,
महर्षि में कौन सी संधि है? महर्षि में कौन सी संधि है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसे बेहतर तरीके से कंठस्थ कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या इसमें दीर्घ संधि होगी, क्या यण संधि होगी, क्या गुण संधि होगी, या फिर वृद्धि संधि होगी? तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी आप लोग बताएंगे। तो जो महर्षि है, तो महर्षि में क्या होगा, यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। महर्षि जो है ये गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि की बात करें तो गुण संधि देखेंगे हम लोग क्या होती है। तो गुण संधि जब किसी भी वर्ण, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ठीक है, ह्रस्व यानी कि आ या फिर आ हो, ठीक, इसके बाद अगर ई आता है, ऊ आता है या फिर री आता है तो ई का ए हो जाएगा, ऊ का ओ हो जाएगा और री का क्या हो जाता है, तो अर हो जाता है। क्या हो जाता है, तो री का अर हो जाता है। तो वहां पर गुण संधि। अब देखो महर्षि का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि हो जाएगा, ठीक है। और ये जो मात्रा ऊपर ये रा देख रहे हैं आप, ये रा की मात्रा यानी कि ये रा जो है अर्धवर्ण में बदल गया, इसलिए यहां पर गुण संधि होगा। क्लियर है? ओके। प्रश्न नंबर 18, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? क्या 33 है, 11 है, 25 है या फिर 26 है? कितनी है? तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वो आपका विकल्प सी हो जाएगा, 25 है। स्पर्श व्यंजन कौन से होंगे? का, चा, टा, ता और पा, यानी कि का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, यानी कि 5, 5, 10 कुल मिला के 25 जो है हमारे वर्ण होंगे, वे क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है। कुल अगर व्यंजनों की बात की जाए, कुल व्यंजनों की बात की जाए तो कुल व्यंजन 33 होते हैं। क्या? कुल व्यंजन 33 होते हैं, ठीक है। स्वरों की बात की जाए तो हिंदी में स्वरों की संख्या ये 11 स्वर होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं और जो आप 13 समझ रहे हैं वो 2 स्वर नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। अयोग वाह कहते हैं। कौन सा? अंगा और आहा, ये आपका स्वर नहीं होते हैं, ये अयोग वाह होते हैं। जिसमें अंगा क्या होता है? ये अनुस्वार होता है। क्या होता है? अनुस्वार होता है। और आहा क्या होता है? ये आपका विसर्ग होता है। ये भी आप याद रखेंगे। बेहतर हिंदी पढ़ने के लिए आप हमें कमेंट करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415670879 पर मैसेज करें। आप बेहतर हिंदी की डिस्क्रिप्टिव क्लासेस आप लोग ले सकते हैं। ओके, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न नंबर 19, उसने पत्र लिखा। रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। रेखांकित शब्द में कौन सा भेद है, यानी कि उसने जो है ये कैसा सर्वनाम है? क्या निजवाचक सर्वनाम है, क्या पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर संबंधवाचक सर्वनाम है? तो यहाँ पर कौन सा होगा? तो उसने में क्या होगा? निजवाचक में क्या होता है? स्वयं होता है या फिर आप होता है, आप ही होता है, ये आपका निजवाचक होगा। पुरुषवाचक में होगा उसने, ये जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसलिए विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। निश्चयवाचक क्या होते हैं? यह और वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और संबंधवाचक सर्वनाम कहाँ पर होगा? जहाँ पर का, की, के आएगा। का, की, के जिन सर्वनाम में लगेगा उसमें जो है संबंधवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्न नंबर 20 आज का अपना अंतिम प्रश्न है। अध का विलोम क्या होगा? तो अध का विलोम क्या होगा? क्या पूर्ण होगा, समाप्त होगा, रति होगा या फिर खत्म होगा? तो कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? यहाँ पर जो अध है, अध का मतलब होता है आधा, जैसे हम लोग अध खिला कहते हैं, अध खिला फूल, तो आधा खिला। आधा अगर आधा है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे पूर्ण हो जाएगा। विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अध्ययन किया है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से समझा होगा। भले ही प्रश्नों की संख्या 20 रही, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने मिनिमम 50 से 60 प्रश्नों को कवर किया है। और इसी प्रकार से बेहतर हिंदी पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर वीडियोज़ मिलती रहेंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और अगर आप लोगों को वीडियो वास्तव में अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग लाइक करते रहिए भैया, लाइक वाइक करते रहा करिए तो बेहतर रहेगा हमारे लिए भी। ठीक है, थोड़ा सा सहयोग करते रहिए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बेहतर घर पे तैयारी करते रहें और बेहतर तरीके से अभ्यास करते रहें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।